Welcome to Get Academy Plus. So today we are going to discuss about the speed control of three-phase induction machine. In the last lecture we started this particular topic, and in the last lecture we discussed about the speed control technique from the stator side with the help of different kinds of technique which we yesterday discussed in the last lecture. Those were from the stator side. In this particular lecture we are going to discuss about the speed control technique but from the rotor side. How can we control the speed of the motor from the rotor side? What are the different kinds of technique which are there to control the speed of the induction machine? We will think about all those technique in this today's lecture, and then we will discuss them in depth. ठीक है, तो देखिए अपन जब स्टेटर साइड स्पीड कंट्रोल टेक्निक पढ़े थे तो उसमें मैं उसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको कि उसमें कौन कौन से टेक्निक्स थे. तो देखिए मैंने आपको हेडिंग में लिख के बताया था कि स्टेटर साइड स्पीड कंट्रोल टेक्निक, स्टेटर साइड स्पीड कंट्रोल टेक्निक. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो टेक्निक मैं जो आपको बताया था इट वाज व्हाट स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल. इट वाज व्हाट स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल. इसका मतलब क्या, जो स्टेटर को जो सप्लाई आएगा उस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके आप उसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं. ये अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. दैट वाज नथिंग बट व्हाट, इट वाज नथिंग बट द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल. क्या, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, इसके बारे में आपने डिस्कस किया था. उसके बाद आपने डिस्कस किया था वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल. क्या बोल रहा हूँ मैं, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड व्हाट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल. ठीक है, उसको मैंने क्या बोला था, V/F कंट्रोल मेथड के नाम से भी अपन उसको जाते हैं, या उसको ऐसा भी बोलते हैं ट्रिपल VF मेथड. ठीक है, V/F या ट्रिपल V मेथड. ठीक है, इस टाइप से भी आप उसको कह सकते हो. उसके बाद कौन सा था, पोल चेंजिंग मेथड. कौन सा होता है, पोल चेंजिंग मेथड. पोल चेंजिंग मेथड के करस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया था, तब उसमें मैंने बताया था आपको डिफरेंट मेथड्स के बारे में. पोल चेंजिंग मेथड. ठीक है, ये जो पूरा का पूरा डिस्कस हुआ है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया अपन ने. अब अपन डिस्कस करेंगे रोटर साइड स्पीड कंट्रोल टेक्निक के बारे में. किसके बारे में, रोटर साइड स्पीड कंट्रोल टेक्निक के बारे में. देखिए जब मैं रोटर साइड स्पीड कंट्रोल टेक्निक के बारे में बात करूंगा, रोटर साइड स्पीड कंट्रोल टेक्निक, देखिए अभी इसमें कौन कौन से आने वाले हैं. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो टेक्निक आने वाला है दैट इज द रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल. दैट इज व्हाट, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल. अभी किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन से काइंड ऑफ मशीन के लिए एप्लीकेबल है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा. पहले मैं लिख देता हूँ सबको. ठीक है, उसमें सबसे पहला मेथड आएगा रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल. क्या, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल. उसके बाद अपन पढ़ेंगे EMF इंजेक्शन मेथड. क्या बोल रहा हूँ मैं, EMF इंजेक्शन मेथड. ठीक है, इसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे लास्ट मेथड जो रहेगा दैट विल बी व्हाट, कास्केड कनेक्शन. कास्केड कनेक्शन मेथड. कास्केड कनेक्शन से अपन उसका स्पीड कैसे कंट्रोल कर पाएंगे वो अपन देखेंगे आज के लेक्चर में. सारे टेक्निक्स में डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, तो ये सारे मेथड्स है कि जिनके जरिए अपन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं इंडक्शन मशीन का. हाँ, वो जो होता है कास्केड कनेक्शन मेथड, उसको स्लिप रिकवरी मेथड भी बोला जाता है. बाय रिकवरिंग द पावर फ्रॉम द स्लिप, तो स्लिप पावर से अपन उसका स्पीड किस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे उसको भी अपन आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला है. ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा रोटर साइड स्पीड कंट्रोल टेक्निक में. सबसे पहला जो हेडिंग रहेगा आपके पास दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी नथिंग बट द रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल. दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल. तो ये रहेगा आपका आज का हेडिंग सबसे पहला. That will be nothing but what, it will be rotor resistance control. Rotor resistance control. देखिए बेटा, आपको यहाँ से डायरेक्टली देख के पता चल रहा होगा कि ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल होगा. मुझे एक बात बोलो, ऐसा कौन सा रोटर है कि जिसका मतलब जो इंडक्शन मशीन्स आपके पास अवेलेबल होती है, 3 फेज इंडक्शन मशीन में स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन, और दूसरा कौन सा है आपके पास, वाउंड रोटर इंडक्शन मशीन या स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन. इन दोनों में अगर देखा जाए तो आपके पास स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन जो होता है उसका रोटर आपको एक्सेसिबल होता है. क्या होता है, उसका रोटर एक्सेसिबल होता है. तो उसके रोटर में आप रोटर में रेजिस्टेंस ऐड करके आप उसके पैरामीटर्स किस तरीके से चेंज कर सकते हो, स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग पावर फैक्टर, उसके बाद स्टार्टिंग टॉर्क, ये सब बातें जो होगी आज अपन के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले. तो आपको एक बात पता चलनी चाहिए
कि जिसका रोटर अपन को एक्सेसिबल है उसी के रोटर में सारे के सारे टेक्निक्स एप्लीकेबल है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इट इज पॉसिबल बिकॉज विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स और विद द हेल्प ऑफ दो स्लिप रिंग्स वी कैन ऐड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हाउ वी आर गोइंग टू ऐड देम वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो अपन जब उसके रोटर में जब रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो रोटर में रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद उसका पैरामीटर्स किस तरीके से वैरी होने वाले हैं, अपन सारी की सारी बात उसके रिगार्डिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपन क्या करते हैं, स्टेटर के करस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क उनके करस्पॉन्डिंग अपन बात करते हैं। अपन देखेंगे कि रोटर रेजिस्टेंस जो है, मतलब रोटर रेजिस्टेंस क्या होता है R2। देखिए रोटर रेजिस्टेंस इसका वैल्यू क्या आपके पास R2 होता है। ठीक है, अब इसका वैल्यू कौन कौन से पैरामीटर से कि जिसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके करस्पॉन्डिंग अपन बात कर सकते हैं। इन सब बातों के बारे में, इन सब के बारे में अपन को देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो रोटर रेजिस्टेंस होता है R2। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए स्टार्टिंग टॉर्क एक्सप्रेशन अपन क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू TST इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2। स्लिप 1 होगी क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क की बात चल रही है, सो दिस विल बिकम R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क। उसके बाद टॉर्क एट एनी स्पीड या टॉर्क एट एनी स्पीड अगर मैं उसकी बात करूँ तो देखिए उसका वैल्यू होता है आपके पास जो टॉर्क डेवलप्ड का, उसका वैल्यू होता है 3 इंटू E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय R2 अपॉन एस, किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए बोल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय व्हाट R2 बाय एस, R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस। This is the expression of torque for this is the expression of torque at any frequency, sorry at any speed actually। जो भी स्पीड होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो स्लिप आएगी उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा आपके पास है टॉर्क एक्सप्रेशन आएगा। उसके बाद अपन जो मैक्सिमम टॉर्क एक्सप्रेशन पढ़े थे, किसका, टी मैक्स का जो एक्सप्रेशन पढ़े थे, इट वाज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ X2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस। इस टाइप से अपन देखे थे। ठीक है, और स्लिप का जो एक्सप्रेशन होता है आपके पास, स्लिप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्लिप कॉमा एस इज इक्वल्स टू R2 अपॉन वॉट X2, R2 अपॉन वॉट X2। ये आपको सब कुछ पता है कि मैं जो भी कुछ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मैंने रोटर सर्किट को कंसिडर किया था, उसमें स्टेटर पैरामीटर्स को मैंने निगलेक्ट किए थे, जो आपको मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ। तो बेटा जब भी अपन इसके बारे में बात करेंगे तो अपन को देखना है कि जब मैं रोटर रेजिस्टेंस R2 को कंट्रोल करूंगा, किसको करूंगा, और रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल नहीं करना है एक्चुअली, उसमें मुझे ऐड करना है, रोटर में रेजिस्टेंस ऐड करना है। एक्चुअली R2 जो होगा उसका एक्चुअल वैल्यू जो होगा वो तो रहेगा ही, उसमें कोई चेंज होने ही नहीं वाला। बस उसमें ऐड क्या करने वाला हूं मैं, R2 को मैं कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसको R2 डैश बोल दूं तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम R2 एक्चुअल प्लस व्हाट R एक्सटर्नल प्लस व्हाट R एक्सटर्नल। इसी तरीके से ऐड होने वाला है, उसमें कम होगा ही नहीं, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस आप कहां से कंट्रोल कर पाओगे। और किसी भी रेजिस्टेंस के बारे में बात की जाए तो रेजिस्टेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रोटर के पैरामीटर को आप उसका रेजिस्टिविटी ना चेंज कर पाओगे, जो मटेरियल आपने यूज किया एज अ कंडक्टर, रोटर कंडक्टर्स, आप उसका कंडक्टर का एरिया नहीं चेंज कर पाओगे, क्योंकि मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसका लेंथ वगैरह सब फिजिकल पैरामीटर है, इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं। अपन रोटर का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस, एक्चुअल जो रोटर रेजिस्टेंस उसको बढ़ाने वाले बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द रोटर वाया स्लिप रिंग्स। ये समझ में आ रही बेटा आपको बात? ठीक है, अगर ये ऐसा तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा, मैं डिपेंडेंसी देख लूंगा कि रोटर रेजिस्टेंस को चेंज करने से कौन कौन से पैरामीटर्स है जो चेंज हो रहे हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स है कि जो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा इसमें क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या होने वाला है। अगर मैं स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में अगर बात करूँ, किसके बारे में, सपोज अगर मैं स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में बात करूँ तो इसमें देखिए क्या होगा आपके पास, स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा आपके पास TST इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2, ठीक है, डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस X2। इस टाइप से मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा एस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा एस, इस टाइप से। तो देखिए रोटर स्टार्टिंग का जो रेजिस्टेंस है T स्टार्टिंग, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट रोटर रेजिस्टेंस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट और रोटर रेजिस्टेंस, इस टाइप से। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो डायरेक्टली इनवर्स, मतलब ये देखा जाए तो इनवर्स प्रोपोर्शनल भी आता है, किस केस में, रोटर रेजिस्टेंस के केस में, किसमें रोटर रेजिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है उसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। बट अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से अगर देखो ना तो देखिए उसको जब मैंने आपको समझाया था तो स्टार्टिंग में देखा जाए तो देखिए इन दोनों का अगर आप वैल्यूज कंसिडर कर रहे हो ना, रोटर रेजिस्टेंस का भी स्क्वायर का और इस X2 का भी स्क्वायर का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग करंट से पता चल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। तो एट स्टार्टिंग पे अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग पे देखिए X2 का वैल्यू ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, R2 के कंपैरिजन में। अगर X2 का वैल्यू ज्यादा है R2 के कंपैरिजन में तो R2 को अगर मैं R2 स्क्वायर को अगर मैं निग्लेक्ट भी कर दिया तो वहां से मुझे पता चलेगा कि स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस R2।
क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। तो देखा जाए तो देखिए एट स्टार्टिंग पे इसको निगलेक्ट करने के बाद R2 को निगलेक्ट करने के बाद आपके पास ए वाला एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये रहा आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क के रिगार्डिंग। सिमिलरली अगर सपोज मैं मैक्सिमम टॉर्क के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ, किसके करस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम टॉर्क, तो टी मैक्स के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए टी मैक्स क्या होता है, टी मैक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ x2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस। बेटा इसमें कहीं पे भी आपको एक बात पता नहीं चल रही है, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक बात पता नहीं चल रही है कि मैक्सिमम टॉर्क इज डिपेंडेंट ऑन रोटर रेजिस्टेंस, कहीं पे ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। सो मैं कह सकता हूँ क्या, मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस, क्या टी मैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, क्या है, इंडिपेंडेंट है रोटर रेजिस्टेंस के, इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, टी मैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर ये वाला काइंड ऑफ अगर सपोज आपके पास सिचुएशन है तो मतलब कि आप रोटर रेजिस्टेंस को कितना भी बढ़ा दो, कितना भी कम कर दो, वैसे कम तो करने नहीं वाले, बढ़ाने वाले, तो उसके केस में देखा जाए तो मैक्सिमम टॉर्क इज नो वेयर गोइंग टू चेंज, ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाला। स्लिप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्लिप इज इक्वल्स टू व्हाट, R2 अपॉन व्हाट x2, R2 अपॉन व्हाट x2। इसको अगर आप थोड़ा अच्छे से देखो तो देखिए आप जब इस स्लिप के बारे में बात करोगे, स्लिप इज इक्वल्स टू R2 बाई x2, जब आप रोटर रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो देखिए स्लिप इज इक्वल्स टू R2 प्लस R एक्सटर्नल, जब आप उसमें ऐड करोगे तो ये वाली जो एक्सप्रेशन बनेगी दिस विल बिकम व्हाट, इस टाइप से बनने वाली आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज दिस वे। अगर इस टाइप से तो देखिए आपके पास क्या है ना, ओवरऑल जो R2 है आपके पास देखा जाए तो देखिए मैं उसको R2 डैश कह रहा हूँ, R2 डैश अपन व्हाट x2, R2 डैश और R2 इन दोनों को कंपेयर करूँ तो R2 डैश ज्यादा है, R2 डैश अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, स्लिप भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्लिप भी क्या हो रही है, स्लिप बढ़ रही है, स्लिप बढ़ रही है, इसका मतलब बेटा क्या हो रहा है, देखिए आपके पास स्लिप क्या होता है, स्लिप इज इक्वल्स टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS, ये वाला एक्सप्रेशन होता है आपके पास, समझ में आ रही बात। तो इसमें क्या हो रहा है ना, स्लिप बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, ये वाला जो टर्म है ये वाला क्या हो रहा है, मतलब NR क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि NS को तो आप कहीं पे चेंज कर ही नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या NR को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या NR को चेंज कर रहे हैं। तो इसका यहाँ से एक बात पता चल रही है कि बाय यूजिंग द रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल वी आर कंट्रोलिंग द स्पीड बिलो द बेस स्पीड, वी आर कंट्रोलिंग द स्पीड व्हाट, बिलो द बेस स्पीड, बिलो बेस स्पीड या जो उसका एक्चुअल स्पीड होगा उससे क्या कर रहे हैं अपन, उसको कम कर रहे हैं। मैं उसको जब प्लॉट करूंगा ग्राफ तो उसमें बता दूंगा, तो उसके बारे में बिल्कुल वरी मत कीजिएगा, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद अगर मैं सपोज अगर फुल लोड टॉर्क के बारे में बात करूँ तो फुल लोड टॉर्क या किसी भी टॉर्क, एक रैंडम टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो एक्सप्रेशन है अपने लिखा है 3 इंटू ई का पावर E2 का पावर मल्टीप्लाई बाय R2, ठीक है, ये S डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इंटू x2 इंटू वॉट ओमेगा एस, इस टाइप से होने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास रहेगा एक टॉर्क का एक्सप्रेशन, एक रैंडम वैल्यू पे रैंडम स्पीड के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा मशीन में उस रैंडम स्लिप के करस्पॉन्डिंग, ये रहेगा उसका एक्सप्रेशन, ये क्या रहेगा उसका एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर सपोज मैं बात करूं कि मेरी मशीन जो कर रही है ऑपरेट इस पर्टिकुलर कंडीशन पे कर रही है, एक पर्टिकुलर N1 स्लिप पे कर रही है या ऐसा, ठीक है, माय मशीन इज ऑपरेटिंग एट N1 स्पीड, माय मशीन ऑपरेटिंग इज व्हाट N1 स्पीड, तो N1 स्पीड के करस्पॉन्डिंग जो स्लिप आएगी दैट इज S1 स्लिप, इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा दैट विल बी S1 T1 टॉर्क। और ये जो चल रहा है एक्चुअली ये क्या है ना, रेटेड जो पैरामीटर है रेजिस्टेंस, मतलब बिना उसमें मैं कुछ रेजिस्टेंस ऐड किए बिना सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल जो रोटर का रेजिस्टेंस है उसके करस्पॉन्डिंग मेरी मशीन ऑपरेट कर रही है, उसकी करस्पॉन्डिंग क्या कर रही है, मेरी मशीन ऑपरेट कर रही है, समझ में आ रही बात। अगर मेरी मशीन ये ऑपरेट कर रही है उसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा दैट टॉर्क विल बी दिस वन, दैट टॉर्क विल बी व्हाट, दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय S, ठीक है, S1 एंड दिस इज R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस, इस टाइप से। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, जब मैं उसमें रोटर रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा, क्या बोल रहा हूँ, जब मैं उसमें रोटर रेजिस्टेंस ऐड करूंगा बाय एडिंग द रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है, मैं चाहे तो यहाँ पे उसको लिख भी देता हूँ, बाय एडिंग रोटर रेजिस्टेंस, बाय एडिंग रोटर रेजिस्टेंस या by adding external resistance in the rotor circuit, क्या, by adding external resistance in the rotor circuit,
तो देखिए जो रोटर रेजिस्टेंस में मैं जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगा दैट स्पीड विल बी व्हाट N2। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आप डायरेक्टली स्पीड कैसे चेंज होगा, बेटा स्लिप चेंज हो जाएगी तो स्पीड चेंज नहीं होगा। बिल्कुल, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लिप आएगा दैट विल बी व्हाट S2, जो स्लिप आएगा दैट विल बी व्हाट S2, उसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा दैट विल बी व्हाट T2, और उसके करस्पॉन्डिंग जो रोटर रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी व्हाट R2 प्लस R एक्सटर्नल, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ कि R2 डैश, उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ बेटा R2 डैश नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप से फिर अपन देखेंगे कि ये जो दोनों टॉर्क होंगे इसको मैं टॉर्क T1 बोल देता हूँ, और इसको जो T2 जो आएगा मेरे पास, जो T2 आएगा उसका वैल्यू मैं लिखता हूँ T2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ E2 का स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ व्हाट E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लिप होगी डेट विल बी S2 डिवाइडेड बाय S2 मल्टीप्लाई बाय R2 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इंटू वॉट ओमेगा एस, इस टाइप से होने वाला है। तो ये रहेगा क्या T2 का एक्सप्रेशन रहने वाला है, किसका टॉर्क का एक्सप्रेशन रहेगा सेकंड केस के लिए, कि जब मैं उसमें रोटर रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा तब के लिए। अब मैं देखने वाला हूँ कि भाई ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क, जो दो अलग अलग टॉर्क एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस जो मुझे ऑब्टेन हो रहे हैं उनके वैल्यूज इस तरीके से है। फिर मैं उसमें एक और जो कंडीशन हर एक टॉपिक में जो हर एक टेक्निक में जो मैं उसमें एक कंडीशन ऑब्टेन करता था कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर विच बोथ द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द मशीन विल बी इक्वल। तो सेम कंडीशन अपन यहाँ पे भी स्टैब्लिश करेंगे, उसको डिराइव करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वहाँ से अपन को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो देखते हैं कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से आने वाला है इस मशीन के लिए। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। So this is nothing but the torque, and this is nothing but what speed। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क आएगा, देखिए स्टार्टिंग टॉर्क नॉर्मल केस में जिस तरीके से आता है, दिस इज द स्टार्टिंग टॉर्क विच वी ऑलवेज ऑब्टेन इन केस ऑफ द नॉर्मल केस। ठीक है, और जो उसका ऑपरेटिंग टॉर्क रहेगा, जो लोड टॉर्क रहेगा, वो लोड टॉर्क कहाँ पे रहने वाला है। देखिए ये पहले मैं बता दूं कि दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो एक्चुअली जो उसका जो लोड टॉर्क रहने वाला है, लोड टॉर्क यहाँ से रहेगा, इस टाइप से रहने वाला है। तो ये जो रहेगा आपके पास, दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट है, क्या रहेगा, दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास स्पीड आएगा दैट विल बी दिस ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ दिस मशीन। ठीक है, रेटेड पैरामीटर पे रेटेड स्पीड वगैरह ये आएगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द स्टार्टिंग टॉर्क, दिस इज नथिंग बट व्हाट टी स्टार्ट, क्या रहने वाला है टी स्टार्ट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द लोड टॉर्क। ये क्या होने वाला, लोड टॉर्क रहने वाला आपके पास। ठीक है, टी स्टार्ट एट रेटेड पैरामीटर, एट व्हाट रेटेड पैरामीटर। ठीक है, इस टाइप से रहने वाला है। ठीक है, हाँ, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए पहले उसमें मैं कुछ चीज़ें जो हर एक इसमें अपन दिखाते थे उसको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास आएगा, दिस विल बी व्हाट स्लिप 1 रहेगा, एन आर इज इक्वल्स टू 0, एन आर इज इक्वल्स टू व्हाट 0। स्लिप के बारे में बात करते हो, देखिए स्लिप जब यहाँ से जाएगी तो स्लिप क्या करेगी, स्लिप इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, या इंक्रीज करेगी इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में, और जो स्पीड रहेगा आपके पास, स्पीड क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। स्पीड क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करने वाला। बेटा समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आगे फिर उसको आगे चलता हूँ फिर और एक बार फिर से उसमें देखते हैं कि आगे आगे क्या चेंज कर सकते हैं। अब मैं देखिए क्या करूंगा ना, पहला केस कंसिडर करूंगा जब मैं उसमें रोटर रेजिस्टेंस R2 उसमें ऐड करूंगा, पहली बार ऐड कर रहा हूँ रोटर रेजिस्टेंस। जब उसमें पहली बार में जब रोटर रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ तो देखिए उसके करस्पॉन्डिंग जब टॉर्क आएगा, वो टॉर्क आएगा इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क तो इंक्रीज करने वाला, मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे कि स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। तो जितना मैं रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करूंगा उसके करस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर ज्यादा मैं इंक्रीज किया और भी मेरा स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा, और भी अगर मैं रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज किया और भी ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होने वाला है, और भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, लेकिन अब इसको कब तक रहने देना और कब तक क्या उसमें क्या होने देना, ये भी मैं बताऊंगा कि कब तक उसके किस तरीके से बात होगी, सारी बातें मैं उसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस टाइप से। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा आपके पास इस टाइप से आने वाला है, आपके पास क्या ना है, इस टाइप से आने वाला है। तो
देखते हैं कि फिर उसमें उसका वैल्यू किस तरीके से क्या आने वाला है। मुझे एक बात बोलो, एनएस में कहीं पे कुछ चेंज होने वाला है? बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि एनएस तो चेंज होना ही नहीं, आपके पास ना फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है ना कुछ दूसरा पैरामीटर आपने चेंज किया। एनएस कहीं पे चेंज किया ही नहीं तो बेटा सवाल ही नहीं आएगा फिर तो। ठीक है, ठीक है, तो एनएस चेंज हुआ ही नहीं ना, तो एनएस तो वही रहेगा आपके पास। बिल्कुल सही है। तो देखिए अब मैं उसमें सेकंड रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद, मतलब रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद जो मेरा कर्व आया इस टाइप से आया, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगी मेरे पास, वो स्पीड आएगी यहाँ पे। ये स्पीड था मेरे पास n1 जो कि रेटेड कंडीशन पे था। दिस इज n2, रेटेड के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड स्लिप थी वो s1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लिप है वो क्या s2 है। आप देख सकते हो कि देखिए मैक्सिमम टॉर्क चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अपने देखा था क्या बोला था, मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस। उसका जो वैल्यू है वही वैल्यू होने वाला है, कांस्टेंट है उसका वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द टी मैक्स व्हिच इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज टी मैक्स। Tmax is independent of the rotor resistance. Whatever it may be the value of the rotor resistance, your maximum torque is going to be constant throughout the any change in the rotor resistance. ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद देखिए मैं और रोटर रेजिस्टेंस उसमें ऐड कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं ऐड करते जाऊँगा वैसे वैसे मेरे पास जो होगा ना स्टार्टिंग टॉर्क वैसे वैसे इंक्रीज होते चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हो कि इस टाइप से आने वाला है। बिल्कुल सही है, थोड़ा ज़्यादा ही इधर आ गया एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास, अगर सपोज मैंने रोटर रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज किया उसमें, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगा वो भी थोड़ा ज़्यादा ही मतलब चेंज रहेगा। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी n3। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लीप आएगा डैट विल बी व्हाट s3, इस टाइप से। सिमिलरली अगर सपोज मैं और एक बार उसमें रोटर रेजिस्टेंस ऐड कर दूँ तो देखिए उसका वैल्यू और बढ़ जाएगा। तो दिस विल बी लाइक दिस, सी दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास इस टाइप से रोटर, इस टाइप से रेजिस्टेंस आने वाला है एक्चुअली। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो इस टाइप से। ठीक है, तो ये बहुत अलग अलग अपन को रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज दिख रहे हैं। अब देखिए उसमें मैं उसके मैक्सिमम स्लिप के बारे में भी बात करूंगा। एक्सक्यूज में, इसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम स्लिप आ रही थी बेटा यहाँ पे आ रही थी, जो पहला जो कर था आपके पास। ठीक है, दिस वाज एन एम। ठीक है, मैं उसको एन बोल रहा हूँ ओनली। इसके करस्पॉन्डिंग मुझे उसके स्लिप के बारे में बात करनी है, SM1 मैं उसको बोलता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसके स्लिप के बारे में बात करूँ, सेकंड वाला जो उसके स्लिप के बारे में अगर सपोज मैं बात करूँगा, तो उसका स्लिप जो आएगा वो आएगा इस टाइप से। इसका जो स्लिप आएगा आपके पास, दिस विल बिकम व्हाट, SM2। सिमिलरली जब मैं इसके स्लिप के बारे में बात करूँगा, थर्ड वाला जो कर्व है मेरे पास, तो उसका जो स्लिप आ रहा है आपके पास वो आ रहा है आपके पास SM3। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसके स्लिप के बारे में बात करूंगा, किसके स्लिप के बारे में, जो फोर्थ कर्व है आपके पास, इसके स्लिप के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसका स्लिप देखिए इस टाइप से आने वाला है। इसका जो स्लिप आएगा आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी, आई थिंक ये थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, मुझे ना ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डायग्राम पसंद है, तो उसको मैं थोड़ा और एक बार फिर से निकालता हूँ चाहे तो। क्योंकि क्या है ना, जितना ज़्यादा परफेक्शन के ऊपर आप जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपका एक्सेलेंस बढ़ते जाएगा। थोड़ा और भी टेढ़ा होते जा रहा है। ठीक है, अभी ये थोड़ा ज़्यादा ये हो गया था।
तो इसको भी बना देता हूँ एकदम अच्छे से। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास अलग अलग स्पीड आ रहे थे, उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग स्लिप्स आ रहे थे आपके पास। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो लास्ट में जो आया था उसके करस्पॉन्डिंग जो स्लिप आएगी वो आएगी यहाँ पे, और जो स्पीड आएगा दिस विल बिकम व्हाट N4, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लिप बनेगी वो बनेगी S4, इस टाइप से आने वाला है। ठीक है, तो आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोटर रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इनके वैल्यूज के बारे में अगर लिखना स्टार्ट करूँ और बताओ कि दिस इज टी स्टार्ट, दिस इज व्हाट T1, दिस इज T2, दिस इज व्हाट T3। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो टी स्टार्ट है उसको मैं 1 बोल देता हूँ, और क्योंकि मेरे पास फिर अलग अलग ये रह जाएगी बातें करने के लिए। T2 इसको मैं T3 बोलता हूँ और इसको मैं T4 बोलता हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास T3, ये बनेगा मेरे पास व्हाट T4। तो अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू अलग अलग रेजिस्टेंसेस के करस्पॉन्डिंग जो भी बात हो पा रही है इस टाइप से हो पा रही है। ठीक है, अब मुझे इसमें एक देखना है कि भाई ये जो देखिए ये वाले जो आपके पास रोटर रेजिस्टेंस था ये तो क्या था आपके पास R1 था, या ठीक है एक्चुअली सिर्फ R2 था, क्या था R2 था। अब मैं देखिए उसको जो नाम दूंगा ना आप थोड़ा अच्छे से इधर देखिएगा। देखिए जो मेरे पास रोटर रेजिस्टेंस था ऑनली उसको मैं बोलूँगा R2। ठीक है, उसके बाद मैं जो बोलूँगा दूसरा क्या R2 प्लस R एक्सटर्नल। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा व्हाट R2 डैश, उसके बाद R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल डैश। अब ये याद रखना कि ये इसका जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा रहेगा R एक्सटर्नल के कंपैरिजन में। इसको मैं बोल रहा हूँ क्या R2 डबल डैश, इसको मैं बोल रहा हूँ R2 डबल डैश। उसके बाद R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल डबल डैश, इसको मैं बोल रहा हूँ क्या R2 ट्रिपल डैश, R2 व्हाट ट्रिपल डैश। तो ये इसका वैल्यू पहले कम था, इसका और ज़्यादा हुआ, उसका इसका वैल्यू R2 डबल डैश का इससे भी ज़्यादा हुआ और इसका उससे भी ज़्यादा हुआ। अगर सपोज मैं इनके वैल्यूज़ के बारे में बता दूँ तो R2 ट्रिपल डैश इज ग्रेटर देन R2 डबल डैश which is greater than R2 dash which is greater than what R2 which is greater than what R2। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेजिस्टेंसेस आपको मिल रहे थे कि मतलब जो आपने उसमें रोटर रेजिस्टेंस ऐड किया उसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ते गया उसके करस्पॉन्डिंग टॉर्क भी बढ़ते जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड घटती जाएगी और स्लिप क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी आपके पास। सिमिलरली मैक्सिमम स्लिप के बारे में भी वैसे होने वाला है। सिमिलरली क्या बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम स्लिप के करस्पॉन्डिंग भी सेम बात होने वाली है। तो देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसमें देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है। दिस इज R2, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट R2। तो ये जो रहेगा आपके पास R2। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज R2 डैश, दिस इज नथिंग बट व्हाट R2 डैश विच इज इक्वल्स टू R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल, R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल, इस टाइप से। सिमिलरली अगर मैं इसके बात करूँ तो दिस व्हाट, दिस इज R2 डैश, R2 डबल डैश विच इज इक्वल्स टू व्हाट R2 प्लस R एक्सटर्नल डैश, R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल डैश, ये रहेगा आपके पास क्या डैश। ठीक है, इस टाइप से। सिमिलरली बेटा अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, किसके बारे में, जो लास्ट जो फोर्थ कर्व है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो दिस विल बिकम R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट डबल डैश, R एक्सटर्नल नथिंग बट व्हाट डबल डैश। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक्चुअली इट विल बी नथिंग बट व्हाट, इट विल बी नथिंग बट दी R2 ट्रिपल डैश, दिस इज नथिंग बट व्हाट R2 ट्रिपल डैश, इस टाइप से होने वाला है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपको अलग अलग जो कर्व्स मिल पा रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए इस टाइप से मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात बोलूँ तो देखिए इसमें जो आपको जो टॉर्क मिलने वाला है, स्टार्टिंग टॉर्क T1 T2 T3 T4, अगर मैं इसमें बात करूँ तो देखिए सभी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो क्या बता, इसमें देख सकते हो कि T1 विच इज इक्वल्स टू T स्टार्ट, विच इज इक्वल्स टू T स्टार्ट। तो देखिए आपके पास जो T1 है, T1 से T2 बड़ा है, T2 से T3 बड़ा है, T3 से व्हाट T4 बड़ा है, T3 से व्हाट T4 बड़ा है, इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर सपोज मैं बात करूँ तो इसमें आपको और क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको एक और बात देखने के लिए मिल रही है क्या, कि जो आपके पास रोटर रेजिस्टेंस की स्पीड के बारे में बात करूँ, दिस इज N1, दिस इज N2, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आ रही है दिस इज N3 और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आ रही है वो क्या है आपके पास N4 आ रही है। इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड कौन सी आ रही है, N4 आ रही है। तो देखिए N1 का वैल्यू क्या है, कम है या ज़्यादा है, N1 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है भाई, N1 ज़्यादा है, उसके बाद N2 उससे थोड़ा कम है, उसके बाद N3 थोड़ा कम है और N4 सबसे कम होगा। आप देख सकते हो कि N4 का वैल्यू सबसे कम है क्योंकि स्पीड आपकी जो राइट डायरेक्शन है उसमें स्पीड आपकी बढ़ती जा रही है, लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में वो क्या है, स्पीड कम होती जा रही है। जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड के लिए जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी स्पीड के डायरेक्शन मतलब स्पीड का वैल्यू कैसे होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, वैसे वैसे आपका स्पीड का वैल्यू घटते जा रहा है। और स्पीड और स्लिप दोनों के बारे में अगर मैं बात की जाए तो देखिए उसमें भी मैंने बताया था आपको कि स्लिप जो होती है आपके पास, स्लिप
ठीक है, मैं स्लिप के बारे में यहाँ पे लिखा नहीं है, बिल्कुल सही। देखिए जैसे जैसे आपकी स्लिप बढ़ेगी उसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस जो रोटर का स्पीड होगा दैट विल डिक्रीज। तो जैसे जैसे आपका रोटर का स्पीड डिक्रीज हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आपकी स्लिप भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। उसके करस्पॉन्डिंग आपकी स्लिप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो सिमिलरली अगर सपोज मैं स्लिप के बारे में लिखूँ तो देखिए स्लिप क्या होने वाले, स्लिप S1 की जो होगी वो क्या थी, कम थी किसके कंपैरिजन में, S2 के कंपैरिजन में। उसके बाद क्या S3 के कंपैरिजन में वो थोड़ी कम थी। उसके बाद क्या S4 के कंपैरिजन में सबसे कम थी। इसका मतलब क्या, योर स्लिप इज इंक्रीजिंग वेयर एज योर स्पीड इज डिक्रीजिंग and torque is increasing. Starting torque increase कर रहा है only, maximum torque is independent of what, maximum torque is independent of the rotor resistance, it is independent of the rotor resistance. इसके लिए आप उसमें देख पाओगे कि आपने रोटर रेजिस्टेंस को कितना भी चेंज किया लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क है आपके पास, मैक्सिमम टॉर्क कैसा आ रहा है आपके पास, कांस्टेंट है। मैक्सिमम टॉर्क कैसा आ रहा है आपके पास, कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, बिकॉज व्हाट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या है बेटा, ये जो है ना आपके पास, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, दिस इज नथिंग बट व्हाट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज लो टॉर्क एक्चुअली है। ये क्या आपके पास, दिस इज द लोड टॉर्क एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। मैं इनके वैल्यूज को इस डायरेक्शन में लिखता हूँ, ठीक है। उसको मैं लिखता हूँ कि दिस इज नथिंग बट व्हाट TE1, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट TE2, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट TE3 एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट TE4। तो आपको पता चलेगा कि दिस ऑल आर नथिंग बट व्हाट, दिस ऑल आर नथिंग बट दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, दिस ऑल आर नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के जो वैल्यूज आ रहे करस्पॉन्डिंग टू दोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस इंसर्टेड इन द रोटर सर्किट, वो किस स्टेप से आ रहे हैं, इस स्टेप से आ रहे हैं। अगर आप इसमें देखिए मैक्सिमम स्लिप के बारे में अगर बात की जाएगी तो मैक्सिमम स्लिप जो पहले जो एक्चुअल जो रोटर रेजिस्टेंस के साथ जो आपके रोटर को मिल रही थी, वो जो मैक्सिमम स्लिप जो मिल पा रही थी SM1, जिसको मैंने बोला है SM1, देखिए बेटा यहाँ पे मिला आपको कि जिसका वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना आया था, SM1 बोला था, ठीक है। अब अगर मैं सपोज SM1 के बारे में या स्लिप्स के बारे में अगर आपको बात करो तो आप थोड़ा इधर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए SM1 जो आया था आपके पास, SM1 इज इक्वल्स टू व्हाट, इट वाज करस्पॉन्डिंग टू द R2 अपॉन व्हाट, X2। इसके करस्पॉन्डिंग आया था आपके पास क्या, SM1। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आया था आपके पास, SM1 आया था। उसके बाद में SM2 की बात करूं तो देखिए SM2 की किस तरीके से आया था, SM2 जो आया था आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, R2 प्लस व्हाट, R एक्सटर्नल, R2 प्लस व्हाट, R एक्सटर्नल, इस टाइप से आया था। तो आपको एक बात पता चल रही है, क्या पता चल रहा है आपको कि SM2 का वैल्यू क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है किसके कंपैरिजन में, SM3 के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, SM3 के कंपैरिजन में। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए SM3 का वैल्यू जो आएगा आपके पास, मैं क्या बोला, सॉरी, SM2 का वैल्यू SM1 के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। सिमिलर SM3 का वैल्यू इन कंपैरिजन विद SM2 ज्यादा आएगा, ठीक है। मैं भूल गया था मैं क्या बोला, R2 प्लस व्हाट, R एक्सटर्नल डैश, R2 प्लस व्हाट, R एक्सटर्नल डैश डिवाइडेड अबाउट X2। इसमें बेटा आप है ना कि X2 में कुछ चेंज कर रहे हो क्या, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हो। तो X2 में अगर चेंज नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली कि इसका मतलब जो भी चेंज होगा रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग ही स्लिप में होगा। और आपने देखा कि दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है, तो जैसा ज्यादा जितना ज्यादा इंक्रीज होगा सिमिलरली ये भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। सिमिलरली क्या ना, ये भी इंक्रीज होने वाला है। सिमिलरली अगर इसके करस्पॉन्डिंग में बात करूँ तो दिस विल बिकम व्हाट, SM4। SM4 जो आएगा आपके पास R2 प्लस व्हाट, R एक्सटर्नल डैश, ये R एक्सटर्नल डबल डैश। तो ये आने वाला आपके पास क्या, दिस इज नथिंग बट द SM4, दिस इज नथिंग बट व्हाट, SM4। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, हियर यू कैन सी दैट SM4 जो है आपके पास सबसे ज्यादा है, SM4 इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द SM3 which is greater than SM2 and which is greater than what, SM1, which is greater than what, SM1। तो ये आपको एक बात पता चलना चाहिए कि as the rotor resistance is increasing, similarly your maximum slip is also increasing, corresponding to the maximum slip the speed is decreasing, corresponding to the what, maximum slip speed is decreasing। So as the rotor resistance is increasing, as the rotor resistance R2 plus R external is increasing, maximum slip is also increasing, maximum slip is also increasing। So SM is direct as, because since SM is directly proportional to R2, ठीक है, that's why SM4 is greater than SM3 sorry, which is greater than SM2, which is greater than what, SM1,
विच इज ग्रेटर देन व्हाट एसएमडी। तो ये आपको पता रहना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको देखना एग्जाम्स में पूछे जाने वाले। अगर आपका ये वाला कंसेप्ट अगर बेटा बहुत अच्छे से क्लियर है तो मुझे लगता है कि आपको इसमें ज्यादा बहुत कुछ ऐसा नया दिमाग लगाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपको बता दिया। बस एक चीज की जो मुझे बातें बाकी है कि जो मुझे बताना बाकी है आपको, क्या जब दोनों टॉर्क सेम हो जाएंगे तो उसके लिए क्या रिलेशन और क्या कंडीशन बन के आएगी उसके लिए मुझे बात करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं क्या, मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्स is constant for all values of resistance, for all values of what R2, ठीक है, as it is independent, as it is इंडिपेंडेंट ऑफ R2। ठीक है, तो ये रहा बेसिकली पूरा का पूरा एनालिसिस रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मशीन। ये जो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल है, जैसे कि मैं बताया आपको कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए पॉसिबल है क्योंकि उसका रोटर जो होता है आपको एक्सेसिबल होता है, वेरएज इन केस ऑफ द केज इंडक्शन मोटर ये एप्लीकेबल नहीं, मतलब वहां पे आपको रोटर एक्सेसिबल ही नहीं तो आप उसको चेंज करने का सवाल ही नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें होती है पूरी की पूरी अपन को अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मैं जो भी कुछ बात करूंगा मैं बात करूंगा किसके करस्पॉन्डिंग, मैं बात करूंगा इफ द टॉर्क प्रोड्यूस इन द फर्स्ट केस एंड दैट ऑफ द प्रोड्यूस इन द सेकंड केस, इफ बोथ द टॉर्क मस्ट बी सेम देन व्हाट इज द कंडीशन व्हिच इज रिक्वायर्ड, और उसके लिए अपन क्या चेंज कर सकते हैं आपके रोटर सर्किट में सो दैट दोनों टॉर्क सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन उसके बारे में बात करें तो देखिए दोनों टॉर्क को मैं अब अगर इक्वल करूं, बाकी के पैरामीटर में फिलहाल मैं पैरामीटर्स के बारे में फिलहाल बाकी ज्यादा बिल्कुल भी कुछ डिस्कस नहीं किया हो। ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा, फिलहाल डोंट वरी अबाउट इट। तो देखिए टॉर्क एट एनी मशीन के लिए मैंने बोला था और रैंडम टॉर्क के बारे में बात करी तो सो T1 इज इक्वल्स टू व्हाट T2, इस टाइप से होने वाला है। ठीक है, अब T1 क्या होने वाला है और T2 क्या होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं तो सब कुछ लिख के बताया था आपको। देखिए दिस इज नथिंग बट बेटा दिस इज अ T1 एंड दिस इज व्हाट T2, इसके बारे में मैंने बताया था। इसके करस्पॉन्डिंग स्लिप S1, इसके करस्पॉन्डिंग स्लिप S2, इस टाइप से मैंने बताया था। उसके ग्राफ भी मैंने वहां पर निकाल के दिए थे, इसके लिए मैंने उसको सबसे पहले उसका कंडीशन डिराइव नहीं किया था। ठीक है, और जब भी अपन मोटर को ऑपरेट कराने की बात करते हैं तो अपन उसको कहना कि रेटेड स्पीड के करस्पॉन्डिंग स्पीड तक ही अपन उसको लेके जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ज्यादा स्पीड अच्छे मिलेगा, मशीन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, सब चीजें उसमें प्लस में रहने वाली होती है। तो अपन इसके लिए मशीन को करस्पॉन्डिंग टू द रेटेड स्पीड ऑपरेट कराने की बात करते हैं। तो जब स्पीड ज्यादा होगा तो स्लिप कम होगी, तो लो स्लिप रीजन में उसको ऑपरेट कराते हैं। ये सब बातें मैं इसके पहले आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो जब T1 इज इक्वल टू T2 की बात की जाएगी तो देखिए इसमें दिस विल बिकम 3 इंटू E2 का स्क्वायर इंटू व्हाट R2 डिवाइडेड बाय स्लिप। T1 के करस्पॉन्डिंग जो स्लिप होगा दैट विल बी S1, दिस विल बिकम व्हाट R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर multiply by what omega s, multiply by what omega s. This is going to be equals to what, this is going to be equals to thrice of E2 का square multiply by R2 divided by what, लेकिन बेटा R2 नहीं रहेगा, ये R2 डैश रहेगा तो उसको R2 प्लस R एक्सटर्नल कर देता हूँ मैं सो दैट आपको बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए अभी। ठीक है, अगर ये बदल गया तो उसके करस्पॉन्डिंग स्लिप विल ऑल्सो गेट चेंज, तो मैं इसको S2 नाम दे दिया हूँ। ठीक है, तो दिस विल बिकम R2, अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम R2, ठीक है, R2 प्लस R एक्सटर्नल कर देता हूँ क्योंकि मैंने उसको वहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, और ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, और इसके करस्पॉन्डिंग स्लिप आएगा दैट विल बिकम S2 का स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 बाय ओमेगा s, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 बाय ओमेगा s। ठीक है, इस टाइप से अगर दोनों टॉर्क सेम अगर मैंने बोल दिया है, सपोज अगर मैंने दोनों टॉर्क सेम बोल दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बात की जाएगी उसमें अपन को देखना है। बेटा अगर दोनों टॉर्क से मैंने मुझे एक बात बोली है, मैंने E2 को चेंज किया है बिल्कुल नहीं, तो E2 क्या रहेगा, दोनों में कांस्टेंट रहेगा 3, तो क्या कांस्टेंट है ही। उसके बाद ओमेगा एस में कहीं पे चेंज बिल्कुल नहीं, फ्रीक्वेंसी में कहीं चेंज किया है बिल्कुल नहीं, पोल्स में कहीं पे चेंज किया है बिल्कुल नहीं, तो ओमेगा एस तो कैंसिल हो ही जाएगा। फिर अपने पास देखिए जो भी कुछ एक्सप्रेशन बनेगा उसमें देखा जाए तो देखिए इसको अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, मतलब थोड़ा अगर उसको और मॉडिफाई करने की बात करूँ तो किस तरीके से मॉडिफाई होगा, दिस विल बिकम S1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय S1, ठीक है, R2 का स्क्वायर प्लस S1 X2 का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए दिस विल बिकम S2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 प्लस R एक्सटर्नल, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय S2 इंटू R2 प्लस R एक्सटर्नल इसका होल स्क्वायर
प्लस व्हाट S2 मल्टीप्लाई बाय x2 इसका होल स्क्वायर इस टाइप से रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होने के चांसेस है। सबसे पहले तो बात लो स्लिप रीजन में तो कैंसिल रिजेक्ट मतलब उसको अपन निग्लेक्ट कर देते हैं। लो स्लिप रीजन में S1 का वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, उसमें x2 है तो x2 भी छोटा ही होता है, लेकिन x2 का वैल्यू मोस्टली देखा जाए तो R2 के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा ही होता है। लेकिन देखिए एक छोटी वैल्यू और उसको एक और थोड़ी ये छोटी वैल्यू उसको और दूसरी छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर करें तो ओवरऑल वैल्यू तो बहुत ही छोटी आएगी, तो उसको अपन निग्लेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे निग्लेक्ट करें तो यहाँ पे अपन उसको निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ से S1 से एक S1 कैंसिल हो जाएगा, S2 से एक S2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बनेगा बात, तो दिस विल बिकम R2, दिस विल बिकम S1 R2, दिस विल बिकम व्हाट R2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू सिमिलरली दिस विल बी इक्वल्स टू S2 मल्टीप्लाई बाय R2 प्लस R एक्सटर्नल, ठीक है, इस टाइप से डिवाइडेड बाय R2 प्लस R एक्सटर्नल का होल स्क्वायर, R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक R2 और एक R2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक और एक यहाँ से भी कैंसिल हो जाने वाला बेटा, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम S1 अपॉन R2, दिस विल बिकम व्हाट S1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू S2 अपॉन R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल, R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल, इस टाइप से बन जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन होगी ना, दिस कंडीशन इज द कंडीशन विच वी विल डिराइव्ड फॉर व्हाट बोथ द टॉर्क टू द सेम, फॉर व्हाट बोथ द टॉर्क टू द सेम। तो अगर आपको याद आ रहा है तो देखिए मैंने जितना भी आपको समझाया, जितना भी मतलब जितने मेथड्स मैंने आपको समझाया, इसमें एक भी मेथड ऐसा नहीं जिसका वर्किंग इक्वेशन आपको पता नहीं होना चाहिए, जिसका क्या वर्किंग इक्वेशन आपको पता नहीं होना चाहिए। अगर दोनों टॉर्क सेम चाहिए तो बेटा देखिए मैंने क्या बोला था आपको, पूरा याद कीजिएगा मैं क्या क्या बोला था आपको, याद आ रहा है क्या क्या बोला था मैं आपको? मैंने बोला था आपको कि देखिए वेरिएबल वोल्टेज की केस में आप क्या बोले थे, ठीक है, मैं उसको ठीक है लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल वोल्टेज इसके केस में मैंने आपको देखिए जो इक्वेशन निकाल लिया था अपन ने, S1 E1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट S2 E2 का स्क्वायर, ये क्या था, दिस वाज द कंडीशन फॉर बोथ द टॉर्क टू बी सेम, दिस वाज द कंडीशन फॉर व्हाट बोथ द टॉर्क टू बी सेम, दिस वाज फॉर वेरिएबल वोल्टेज। उसके बाद क्या, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने क्या बोला था, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा मैंने जो बोला था, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के लिए जो भी मैंने आपको बोला था, उसमें जो आप जो केस डिराइव करके लेके आए थे उसमें क्या बोला था अपन ने, उसमें अपन लेके आए थे S1 अपॉन ओमेगा S1 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट S2 अपॉन ओमेगा S2, ठीक है। इसको मॉडिफाई करके आप S1 अपॉन F1 इज इक्वल्स टू S2 अपॉन F2, ये भी आप उसमें लेके आ सकते थे, ठीक है। तो दोनों तो मतलब दोनों का मतलब देखा जाए तो वैसे सेम ही है, जैसे इसमें लेके आए थे सिमिलरली अपन इसमें भी लेके आए थे, ठीक है, पहला जो केस था उसमें। उसके बाद जब मैं आपको क्या समझाया था, ट्रिपल वी मेथड कंसिडर कराया था, ट्रिपल वी एप, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या V बाय एप कांस्टेंट, इस मेथड के बारे में जब मैं आपको समझाया था उस टाइम पे मैंने आपको जो एक्सप्रेशन निकाल के दिया था वो क्या था आपके पास, NS1 माइनस NR1 इज इक्वल्स टू NS2 माइनस व्हाट NR2 माइनस व्हाट NR2। प्रोवाइडेड इसमें बोला क्या है वो बहुत अच्छे से समझ में, आपको क्या बोला उसने, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, लेकिन इन सच वे दैट V बाय एफ विल बी कांस्टेंट, इन सच वे दैट व्हाट V बाय एफ विल बी कांस्टेंट। अब रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल में देखिए, किसमें, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ठीक है। इसके लिए अपन ने क्या डिराइव किया, इसके लिए अपन ने डिराइव किया कि S1 अपॉन R1 मतलब R2 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट S2 अपॉन R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल, R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल। इस टाइप के जो आपके पास इक्वेशंस है, ये सारे वर्किंग इक्वेशंस होते हैं किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने के, ये सब आपको पता होने चाहिए, ये सब क्या ना आपको पता होने चाहिए। तो बेटा अगर ये सब आपको तो बहुत अच्छे से क्लियर है तो इसका मतलब क्या होगा ना, वो बोल देगा आपको क्वेश्चन में कि अगर दोनों टॉर्क सेम है तो इसके लिए आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। अगर दोनों टॉर्क सेम नहीं है तो भी कर सकते हैं यार, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, S1 के करस्पॉन्डिंग, ये किसके करस्पॉन्डिंग S2 के मतलब सॉरी ये किसके करस्पॉन्डिंग है T1 के करस्पॉन्डिंग, ये किसके करस्पॉन्डिंग है T2 के करस्पॉन्डिंग। तो इसमें क्या ही बड़ी बात है यार, तो कर दो ना, T1 अपॉन व्हाट T2 दिस इज इक्वल्स टू S1 E1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट S2 E2 का स्क्वायर। फिर उसको बोलने तो उसको कुछ भी चेंज करने तो, कुछ भी मतलब कुछ भी बोले भाई, वो बोल दे कि दोनों सेम है तो मतलब ये आएगा, अगर ये दो डबल है तो मतलब क्या होगा, डबल हो तो मतलब क्या 1/2 आ जाएगा, तो S1 S2 का स्क्वायर S2 इंटू E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू S1 E1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसमें क्या ही बड़ी बात है, आप उसको आराम से सॉल्व कर लो, बहुत आसान है सबको, ठीक है। जैसे मैंने इसको लिखा है सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हैं, वैसा सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हैं, क्या T1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू S1 F1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू S2 अपॉन F2, ऐसा बना दीजिएगा। सिमिलरली इसको भी बना सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें भी बना सकते हैं, बहुत तो आसानी है, क्या इसमें बड़ी बात है, आपको वो समझ में आना चाहिए उसने कंडीशन क्या बोला है, उसमें क्या बोला है उसने कंडीशन ये समझ में आना चाहिए, एयर गैप फ्लक्स कांस्टेंट बोला है, टॉर्क कांस्टेंट बोला है, ये अगर अपन को अच्छे से पता है तो आप उसको आराम से कर लोगे, ठीक है।
तो बहुत आसान होता है, इसमें डिफिकल्टी कहीं पे भी कुछ नहीं होती है। अब देखिए मैंने जो बात करी ना पूरी की पूरी सिर्फ मैंने स्टार्टिंग टॉर्क, नॉर्मल टॉर्क, इसके बारे में बात करी। अब मैं बात करूंगा स्टार्टिंग करंट, पावर फैक्टर, इनके केस के बारे में कि स्टार्टिंग करंट के ऊपर उसका क्या असर होने वाला है, स्टार्टिंग पावर फैक्टर के ऊपर उसका क्या असर होने वाला है। अगर दोनों बातें अपन अच्छे से कंसिडर कर ली तो अपन को पता चल जाएगी कि रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल व्हाई इट इज मोर प्रेफरेबली यूटिलाइज इन केस ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, तो देखो भाई स्टार्टिंग करंट के बारे में बात कर ले तो स्टार्टिंग पावर फैक्टर के बारे में बात करते कि क्या होने वाला है उसमें दोनों में। तो देखिए स्टार्टिंग करंट की बात की जाए तो स्टार्टिंग करंट क्या होगा आपके पास, स्टार्टिंग करंट या कोई भी नॉर्मल करंट देख लियो, स्टार्टिंग करंट विल बी व्हाट, E2 अपॉन R2 अपॉन S, व्हाट R2 अपॉन S, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X2, इस टाइप से होता है भाई, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा आपका, तो अगर मैं S का वैल्यू अगर स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ तो S का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर बेटा S का वैल्यू 1 हो जाएगा तो आपके पास देखिए जो सर्किट मॉडिफाई करके मतलब जो इक्वेशन मॉडिफाई करके आएगा दैट विल बी R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर, इस टाइप से। और देखिए आपने क्या है ना R2 को किस तरीके से मॉडिफाई किया, R2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल, इस टाइप से मॉडिफाई किया। तो ये जो बन जाएगा आपके पास दिस विल बिकम E2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 प्लस R एक्सटर्नल, अंडर रूट ऑफ व्हाट R2 प्लस R एक्सटर्नल, इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर, इस टाइप से होने वाला है। तो मुझे एक बात बोलिएगा इसमें, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट I स्टार्टिंग, इसमें एक बात बोलेगा स्टार्टिंग करंट जो होगी बेटा आपके पास कैसी होगी, स्टार्टिंग करंट विल बी डिक्रीज और इंक्रीज। देखिए इसमें देखा जाए तो आपको इसमें देख सकता है कि मतलब सपोज अगर मैं इसको IST1 मान लो, IST1 मान लो और इसको IST2 मान लो, देखिए IST1 जो होगा आपके पास दिस विल बी लेस देन व्हाट, सॉरी बिल्कुल नहीं, IST1 विल बी ग्रेटर देन व्हाट IST2, इट विल बी ग्रेटर देन व्हाट IST2, क्योंकि इसका अगर देखा जाए तो देखिए जो न्यूमरेटर है आपके पास, न्यूमरेटर कैसा है, छोटा है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में इसका न्यूमेरिकर बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है उसका बड़ा है। अगर इसका न्यूमरेटर अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या आपके पास जो स्टार्टिंग करंट है दैट स्टार्टिंग करंट विल व्हाट डिक्रीज, दैट स्टार्टिंग करंट विल व्हाट डिक्रीज। इसका मतलब क्या, अगर आप रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक को अगर यूज कर रहे हो तो जो आपको कुछ भी मशीन की बात करते हैं, जैसे कि अपन डीसी मशीन पढ़े थे तो उसमें स्टार्टर के बारे में पढ़े थे, सिमिलरली जब अपन इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे मतलब उसमें जब पढ़ेंगे स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन तो उसके लिए अपन को डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार्टर लगेंगे। तो अगर अपन रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या होगा ना, बाय यूजिंग द रोटर रेजिस्टेंस वी कैन कंट्रोल द स्टार्टिंग करंट, क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करोगे तो उसके लिए मतलब क्या हो जाएगा, देखिए उसमें दो तीन बातें हो रही है। एक तो मतलब क्या आप उसमें स्पीड कंट्रोल करने की बात करें, दूसरा आप उसमें स्लिप भी कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, उसमें तीसरा क्या होगा आप उसका स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टार्टिंग पावर फैक्टर के बारे में जब इसके आगे मैं बात करूंगा तो वो भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में कह सकते हो आप, स्टार्टिंग टॉर्क तो ज्यादा होना चाहिए क्योंकि मशीन को भी स्टार्टिंग में अगर ज्यादा जितना ज्यादा टॉर्क मिलेगा उतना स्मूथली आपकी मतलब उतना ज्यादा जल्दी आपकी मशीन क्या करेगी, उसका रेटेड स्पीड पे पहुंच पाएगी। तो इसका मतलब क्या, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के तो बहुत ज्यादा एडवांटेज दिखाई दे रहे हैं अपन को, क्या है ना, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस दिखाई दे रहे हैं। इसका एक फायदा क्या है, स्टार्टिंग करंट विल बी डिक्रीज, स्टार्टिंग करंट विल बी डिक्रीज इफ वी आर गोइंग फॉर द रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक ऑफ द स्पीड कंट्रोल। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ पावर फैक्टर के बारे में, क्या पावर फैक्टर के बारे में। सो पावर फैक्टर क्या होता है, cos phi इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 बाय, ये रहेगा एक्चुअली आपके पास R2 बाय S, तो रहेगा R2 बाय S इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X2। स्टार्टिंग पे भी अगर देखा जाए तो देखिए स्टार्टिंग पावर फैक्टर पे आपका इंप्रूव होने वाला है, स्टार्टिंग पे भी देखा जाए तो स्टार्टिंग पावर फैक्टर आपका क्या होने वाला है, इंप्रूव होने वाला है, R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल, दिस विल बिकम R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल। तो स्टार्टिंग पावर फैक्टर इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज। सो आप देख सकते हो कि भाई cos phi, इसको अगर मैं 1 बोल दूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 2 बन जाएगा। सो दिस वन इज आल्सो गोइंग टू इंप्रूव, सो cos phi 2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन व्हाट cos phi 1। भाई ये बात समझ में आ गई। तो इससे जो स्टार्टिंग में जो पावर फैक्टर नजर आने वाला होगा दैट विल आल्सो गेट इंप्रूव्ड, दैट विल आल्सो गेट व्हाट इंप्रूव्ड, इस टाइप से cos phi 2 इज ग्रेटर देन व्हाट cos phi 1, इस टाइप से। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है ना, आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो बोल रहे हैं कि मतलब कि ये भी तो टर्म है कि मतलब ये जो न्यूमरेटर में भी इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर में इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, दोनों में इंक्रीज हो रहा है तो तुम ओवरऑल रिजल्ट को डायरेक्टली इंक्रीज कैसे करोगे। भाई मुझे एक बात सुनो, इसका ओवरऑल रिजल्ट इसका स्क्वायर है प्लस दिस है उसका अंडर रूट है, तो
बहुत मतलब इसका इंक्रीज उतना ज़्यादा नहीं कि जितना इसका इंक्रीज है। ओवरऑल अगर दोनों का इफेक्ट देखा जाए तो जो न्यूमरेटर का जो इफेक्ट होगा इंक्रीज इन द रोटर रेजिस्टेंस दैट इज मोर देन दैट ऑफ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस, क्योंकि उन दोनों को ऐड करोगे उसके बाद उसका अंडर रूट ले लोगे तो ओवरऑल वैल्यू उतना बढ़ेगा नहीं कि जितना आपका न्यूमरेटर का बढ़ेगा। तो इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो पावर फैक्टर रहेगा आपके पास सेकंड केस में बाय एडिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट विल बी मोर इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट केस, दैट विल बी मोर इन केस ऑफ फर्स्ट केस के कंपैरिजन में। ये बात समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो ये रहेगा आपके पास रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक के बारे में। देखिए स्टार्टिंग करंट के बारे में बात करेगी, स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में बात की जाएगी, कॉस पावर फैक्टर के बारे में बात की जाएगी। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये कब तक रहेगा, कब तक चलने वाला है ऐसा। बेटा ये वाला जो भी कुछ टेक्निक है जिसको अपन पढ़ रहे हैं तो ये कब तक चलेगा। देखिए आप क्या करने वाले, सिर्फ स्टार्टिंग पर्पस के लिए आप रोटर में रेजिस्टेंस ऐड करने वाले हो। क्या बोल रहा हूं मैं, ओनली फॉर स्टार्टिंग पर्पस, ओनली फॉर व्हाट, स्टार्टिंग पर्पस। ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन external resistance will be removed, external resistance जो आर एक्सटर्नल है, external resistance during running condition external resistance will be removed, will be what, removed। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर आप रिमूव कर लोगे तो आपकी मोटर जो होगी, जो नॉर्मल केस पे होती है रेटेड स्पीड पे पहुंचने के बाद वो क्या कर जाएगी आपके पास, इसको तुम क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, otherwise I square R losses will increase, I square R losses will increase in the rotor which will cause the heating, rotor, ठीक है, which will cause heating due to which the efficiency will decrease of the machine, losses increase हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, जो कि अपन बिल्कुल नहीं चाहते। एक तो क्या कीजिएगा, तो उसको आप तुम क्या कीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा रोटर रेजिस्टेंस को, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसको रिमूव कर दीजिएगा। नहीं तो क्या कीजिएगा ना, उसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिएगा। अगर आपने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, उसको रिमूव कर दिया तो दोनों का मतलब सर्किट में रहेगा नहीं, एक्चुअली उसका मतलब ये होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मतलब क्या होगा ना, रनिंग कंडीशन पर अगर आपने उसको रिमूव नहीं किया तो आई स्क्वायर आर लॉसेस इतने बढ़ जाएंगे कि हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। हीटिंग की वजह से अपन को कूलिंग टेक्निक के लिए जाना पड़ेगा, उसका और एक्स्ट्रा सर्किटरी मतलब उसका और ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, तो एफिशिएंसी मशीन की डाउन हो जाएगी, जो कि अपन बिल्कुल कभी नहीं चाहते। हमेशा हम उस काइंड ऑफ टेक्निक को ऑप्ट करना चाहते हैं कि जिस टेक्निक की वजह से हमें जो मशीन का जो भी कुछ परफॉर्मेंस मिलेगा, दैट परफॉर्मेंस मस्ट बी इन सच वे दैट इट विल बी स्मूथ कंट्रोल एंड इट विल गिव अस द डिजायर परफॉर्मेंस दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर आवर मशीन्स, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा जो डिस्कशन रहा, पूरा का पूरा डिस्कशन किसके करस्पॉन्डिंग था, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल के करस्पॉन्डिंग था। अपने देखा कि बाय यूजिंग द रोटर रेजिस्टेंस वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मशीन बिलो द बेस स्पीड, बिलो द व्हाट, बेस स्पीड। इसमें क्या क्या होने वाला, अगर सपोज मैं इसको पूरा का पूरा कंट्रोल कंक्लूड करूं, किसको, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल को, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल अगर इसको पूरा मैं कंक्लूड करूं तो बेटा इसमें देखिए आपको एक बात पता चलने वाली, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल में आपको एक बात पता चलेगी। क्या पता चलने वाला है आपको बस एक सिंपल बात पता चलेगी। इसमें क्या होने वाला है, देखिए इसमें क्या होने वाला है, जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा आपके पास, स्टार्टिंग टॉर्क, पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि आप देखिए रोटर रेजिस्टेंस को किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। रोटर रेजिस्टेंस R2 है, उसको आप करोगे क्या, R2 प्लस R एक्सटर्नल, क्या करने वाले, R2 प्लस R एक्सटर्नल। तो आपको एक बात पता रहनी चाहिए, क्या, जब आप R2 में कुछ रेजिस्टेंस ऐड करने वाले, R2 का रेजिस्टेंस बेसिकली देखा जाए तो क्या करने वाले, इंप्रूव करने वाले, इंक्रीज करने वाले, क्या करने वाले, इंक्रीज करने वाले। अगर आप इसको इस तरीके से जा रहे हो तो देखिए इसमें होगा क्या, जो स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा, स्टार्टिंग टॉर्क इन सपोज मैं कह सकता हूं कि स्टार्टिंग टॉर्क इन फोर्थ केस दिस विल बी ग्रेटर देन द स्टार्टिंग टॉर्क इन third case this will be greater than the starting torque in second case which will be greater than what, starting torque in the first case। क्योंकि देखिए इसमें जो था रोटर रेजिस्टेंस कम था, इसमें और बढ़ा दिया, इसमें और भी बढ़ा दिया, इसमें और भी बढ़ा दिया। जितना ज्यादा आप उसको बढ़ाते जाओगे उससे उसके करस्पॉन्डिंग जो रोटर रेजिस्टेंस होगा दैट विल आल्सो व्हाट, इंक्रीज, दैट विल आल्सो व्हाट, इंक्रीज। सिमिलरली अगर मैं स्पीड के करस्पॉन्डिंग बात करूं तो देखिए टॉर्क इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली स्पीड क्या होने वाला, डिक्रीज करने वाला है। सो दिस विल बी डिक्रीज इन दिस वे, दिस विल बी डिक्रीज इन व्हाट, इन दिस वे। स्लिप के बारे में बात की जाए तो स्लिप तो इंक्रीज करने वाली है भाई, स्लिप तो क्या करने वाली है आपके पास, इंक्रीज करने वाली है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्लिप इज इंक्रीजिंग इन दिस वे, स्लिप इज व्हाट, इंक्रीजिंग इन दिस वे। आप पहले ही आप बता रहा हूँ कि S1 जो होगा करस्पॉन्डिंग टू स्टार्टिंग रेटेड पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग, जैसे जैसे आप उसमें रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो उसका जो इफेक्ट होगा स्टेप से होने वाला है। जैसे आपने देखिए इसके लिए बात की, सिमिलरली अगर आप किसके लिए बात करना चाहते हो, सिमिलरली अगर आप स्टार्टिंग करंट के पहले मैक्सिमम स्लिप के बारे में बात कर लेते हो। मैक्सिमम स्लिप विल ऑल्सो व्हाट, इंक्रीज, मैक्सिमम स्लिप विल ऑल्सो इंक्रीज। तो मैक्सिमम स्लिप देखिए किस टाइप से इंक्रीज होने वाली है, इस टाइप से। तो मैक्सिमम स्लिप इज आल्सो इंक्रीजिंग इन दिस वे, मैक्सिमम स्लिप होगा, ये भी होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट विल व्हाट, इट विल डिक्रीज, स्टार्टिंग करंट विल, इट विल डिक्रीज। तो आप देख सकते हो, ठीक है। पावर फैक्टर विल इंप्रूव, पावर फैक्टर व्हाट, इट विल इंप्रूव,
cos phi 4 will increase than the cos phi 3, it will be greater than cos of phi 2 greater than what cos of phi 1, इस टाइप से। इसमें एक पैरामीटर है कि जो कि बिल्कुल भी कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाला है, दैट इज नथिंग बट व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, दैट विल नथिंग बट व्हाट मैक्सिमम टॉर्क। सो टी मैक्स इज कांस्टेंट, टी मैक्स व्हाट इट इज कांस्टेंट, बिकॉज वो डिपेंड करता ही नहीं है। उसका वो जो एक्सप्रेशन है उसमें भी अपन ने देखा, इस ग्राफ में भी उसको देखे थे कि उसका कहीं पे भी दूर दूर तक कहीं पे लेना देना नहीं है, तो मतलब कांस्टेंट रहने वाला है। अगर उसका वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाला, तो अगर वो कांस्टेंट है तो बेटा इसका मतलब क्या, उसको कहीं पे भी कुछ भी मतलब टच नहीं कर पा रहे अपन उसको, क्योंकि वो डिपेंड करता ही नहीं उस पैरामीटर के ऊपर। तो ये सब पूरा का पूरा जर्नी है किसका, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल का। मैंने इसको इतना इन डेप्थ डिस्कस किया कि मेरे हिसाब से अराउंड 45 मिनट या 40 मिनट तक तो मैंने सिर्फ रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक डिस्कस किया। जब मैं उसका न्यूमेरिकल समझाऊंगा ना, मैं ऐसा चाहूंगा कि डायरेक्टली मेरे सॉल्व करने के पहले आप डायरेक्टली उसका आंसर दे दो, क्योंकि इतना अपन ने डिस्कस कर ही लिया है, उसके सारे इक्वेशंस जो वर्किंग इक्वेशंस है पूरे के पूरे में डिस्कस कर ही लिया हो भाई। अगर इतनी बातें अपन ने उसमें डिस्कस कर ही ली है तो इसमें अब होगा ही क्या, अब इसमें होगा क्या। अब इसमें एक और टेक्निक मैं डिस्कस करूंगा, वो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, उसका मेरे हिसाब से पूरा आंसर भी आपको पता है। देखिए मैंने इसमें जो मेथड लिखे थे किसमें, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल में, उसमें मैंने 2-3 बातें बताई थी आपको। क्या बताया था मैंने, 2-3 बातें बताई थी। एक था आपके पास रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक, दूसरा था ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, तीसरा था आपके पास का कास्केड कनेक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन्स। क्या, कास्केड कनेक्शंस ऑफ इंडक्शन मशीन। तो बेटा जब आप उसमें ईएमएफ इंजेक्शन मेथड की बात करोगे, जब मैंने वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोल की बात करी थी, किसकी, वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोल ऑफ स्टेटर, ठीक है, जो स्टेटर सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल है, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल की बात करी थी, तो उसमें जब स्टेटर की वोल्टेज को आप चेंज करते थे, किसको, E1 को चेंज करते थे, E1 को मतलब सप्लाई वोल्टेज को चेंज करते थे, तो उसका इंडक्शन जो ईएमएफ आता था E1 वो चेंज होता था, E1 के करस्पॉन्डिंग E2 चेंज होता था, क्योंकि E2 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये परफेस वैल्यू पहले बता रहा हूं, N1 N2 एक्चुअली N2 अपॉन N1 N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट E1। देखिए आप V1 को चेंज करते थे तो सप्लाई वोल्टेज था, V1 को चेंज करने की वजह से आपके पास E1 चेंज होता था, E1 को चेंज करने के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, E2 को चेंज करने वाले थे, क्या करने वाले थे, E2 को चेंज करने वाले थे। अब मैं क्या करूंगा, उसमें मैं सप्लाई वोल्टेज को चेंज करता था, कि चेंज किसको करता था, V1 को चेंज करता था। V1 मतलब सप्लाई वोल्टेज, बट अगर आपका चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ भी चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ चेंज होने के करस्पॉन्डिंग आपका E2 भी चेंज होगा। अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, जो रोटर सर्किट है ना, रोटर सर्किट में डायरेक्टली मैं E2 ऐड करूंगा या कम करूंगा। E2 में क्या करने वाला, उसमें ऐड करने वाला या उसे सब्सट्रैक्ट करने वाला। अब किस तरीके से ऐड होने वाला, किस तरीके से सर्किट कम होने वाला है, ये मैं ईएमएफ इंजेक्शन मेथड में देखूंगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब बस एक ही है, जब मैं रोटर की बात कर रहा हूं तो रोटर के करस्पॉन्डिंग में सिर्फ मैं ईएमएफ को चेंज कर रहा हूं, रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना उसको मैं चेंज कर रहा हूं, और इस तरीके से चेंज करूंगा उसको कि वो सेम की सेम आपको किस तरीके से पता चले, जैसे मैं स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल के बारे में मैंने किया था ना, सेम आपको आप यहाँ पे भी ऐसा पता चले। तो इसका मतलब क्या, जो ए वाली टेक्निक रहेगी आपके पास रोटर इंड्यूस ईएमएफ वाली या रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, दिस मेथड इज इक्विवेलेंट टू द व्हाट, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड, इसके करस्पॉन्डिंग होगा। बस दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है ये मैंने बताया, लेकिन इसमें जो ना रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ में अपन एक्सटर्नली उसमें ईएमएफ ऐड करने वाले, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सटर्नली वाया स्लिप रिंग्स अपन उसमें ईएमएफ ऐड करने वाले, इसलिए वो रोटर रेजिस्टेंस, रोटर कंट्रोल में या रोटर साइड से उसमें होने वाला, क्योंकि स्लिप रिंग के जरिए आप उसमें ऐड करने वाले। इसका मतलब क्या, ऐसे मशीन्स की, जिन मशीन्स का रोटर आपको एक्सेसिबल है, ऐसे मशीन्स में आप ईएमएफ ऐड कर सकते हो, उसमें सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज कोई ऐसा दूसरा मशीन नहीं कि जिसमें आप उसमें क्या कर सकते हो, ये चीजें पॉसिबल कर सकते हैं, ये चीजें क्या कर सकते हो उसमें पॉसिबल कर सकते हो। क्योंकि अगर उसमें आप इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर उसमें ऐड नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आप कैसे कह सकते हो, बिल्कुल नहीं कह सकते हो ना, ठीक है। तो मेरा कहने का बस मतलब यही था कि जो वर्किंग इक्वेशन में डिराइव करके लेके आऊंगा, किसके लिए, इसके वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोल के लिए, जो मैंने वर्किंग कंडीशन आपको डिराइव करके लाई थी, फॉर बोथ द टॉर्क टू बी सेम कंडीशन आई विल ऑब्टेन इन केस ऑफ व्हाट, ईएमएफ इंजेक्शन मेथड विच इज थ्रू रोटर साइड, और विच इज वाया रोटर साइड स्पीड कंट्रोल टेक्निक है, रोटर साइड से मैं उसको कंट्रोल करने वाला हूँ, ठीक है। आई होप कि जो मुझे बोलना था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अब मैं जो उसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इतना अच्छे से समझ जाएगा दैट आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मच मोर थिंग अबाउट इट, बिकॉज यू कैन इजीली डू इट। हाउ वी कैन डू इट, लेट्स सी इन द